अस्सलाम वालेकुम जी। आज का टॉपिक हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में है। हम देखेंगे कल के लेक्चर में पांच तरह की पांच टाइप्स हमने देखी थी मैग्नेटिक मटेरियल्स की। आज डिटेल में उनकी करेक्टरिस्टिक्स को समझने वाले हैं। कल जो तीन बुनियादी टाइप्स थी, डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक का कंपैरिजन था। तो आज पांचों के पांचों का अलग अलग करके करेक्टरिस्टिक्स में देखते हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके पास एक इंफॉर्मेशन के पॉल लैंग्वेजियन हमारे पास एक साइंटिस्ट थे, फ्रेंच थे। तो इन्होंने पैरामैग्नेटिज्म और डायमैग्नेटिज्म पे बहुत काम किया और एक नए तरीके से समझाया कि ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट है एटम के अंदर, इनका ताल्लुक जोड़ा इनके साथ पैरामैग्नेटिज्म और डायमैग्नेटिज्म के साथ, फेरोमैग्नेटिज्म। तो ये चीज हमारे लिए एक तरह से इनको यानी ऑनर के तौर पे इनका डिस्कस करना लाजमी होता है कि इनका वर्क ही है जो हमें आज ये मैग्नेटिज्म समझने में काफी हेल्प करता है। ठीक होगी बात। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायामैग्नेटिक मटेरियल। हमारे इर्द गिर्द जितने भी मटेरियल होते हैं उनमें से अक्सरियत डायामैग्नेटिक की होती है। ठीक है। अब आपके पास जो डायामैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं, इनके एटम मैग्नेटाइजेशन हासिल करते हैं जब हम उनको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। मगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जिस सिंथ में होती है उसके मुखालिफ रुख पे इनकी मैग्नेटाइजेशन आती है। यानी मटेरियल के अंदर वो मैग्नेटाइज इंतहाई कम होते हैं मगर मुखालिफ सिंथ में आते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर। ठीक है। तो अब क्या है जनाब कि आपके पास जो डायामैग्नेटिक मटेरियल्स हैं इनमें कोई भी परमानेंट मैग्नेटिक मूवमेंट नहीं होता। ठीक है। ये इंड्यूस डाइपोल मूवमेंट लेते हैं, परमानेंट मैग्नेटिक मूवमेंट नहीं इनके पास होता। ये भी इंड्यूस भी सिर्फ तब तक होगा जब तक इनको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे। ठीक होगी बात, ये भी समझ आती है। अब जो इनका ऑर्बिटल और स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट है, दो होती है ना, हमने पढ़ी थी, दो कंट्रीब्यूशन होती है, तो उसका सम जीरो होता है। तो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट इसका कितना हो गया? जीरो हो गया। अब स्पिन को अगर मैं समझूं तो आपके पास जो इलेक्ट्रॉन एटम में होंगे वो पेयर की सूरत में होंगे। एक की स्पिन अप अगर मानते हो तो एक की स्पिन डाउन होगी। तो नेट आपके पास इसी तरह की सिचुएशन ऑर्बिटल मोशन के अंदर इलेक्ट्रॉन की आएगी। तो नेट आपका जो आएगा मैग्नेटिक मूवमेंट वो कितना आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। अच्छा, फिर आपके पास इनकी ससेप्टेबिलिटी इंतहाई कम होती है और नेगेटिव होती है और वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड नहीं करती। ठीक होगी बात। परमेबिलिटी आपके पास इनकी कमाल होगी, लेस देन यूनिटी होगी और इंड्यूस फील्ड की वजह से ये आपके पास इसमें फ्लक्स बढ़ेगा। अच्छा, तो आपके पास जो डायमैग्नेट स्पेसिमेन है वो अपने आप को अलाइन करते हैं तो वो परपेंडिकुलर करते हैं अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के। ठीक होगी बात। तो ये हमारे पास चंद बेसिक बेसिक करेक्टरिस्टिक्स थी डायामैग्नेटिज्म की। अब हम बात करते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स की। तो ये वाले जो मटेरियल होते हैं इन पे भी इंतहाई कम मैग्नेटाइजेशन आती है जब इनको एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं। मगर पहले वालों से फर्क क्या है कि इनके अंदर जो मटेरियल के अंदर जो मैग्नेटाइजेशन आएगी वो एक्सटर्नल फील्ड की सिमत वाली ही आएगी। बात समझ गए? जिस रुख पे एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन होगी उस समती इनकी होगी। और ये वो मटेरियल है जिनके पास परमानेंट मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होता है। बात समझ गए? यानी कि आपके पास इनके, और ये और बात है कि उनके ऑर्डर की अभी मैं बात करता हूं, डायरेक्शन की बात करता हूं। तो ये मटेरियल ऐसे होते हैं जिनकी स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू ऑफ परमेबिलिटी होती है। ठीक, यानी उनमें से जो लाइनें गुजरने की, फ्लक्स गुजरने की जो सलाहियत होती है। फिर आपके पास सब्सर्सिबिलिटी भी इसकी स्मॉल और पॉजिटिव होती है मगर ये टेम्परेचर के साथ वेरी करती है। अब अगर मुझसे कोई कहे नेट डाइपोल मूवमेंट इसमें जीरो होगा, क्यों? अब वो जो बात हम करेंगे कि रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं ये, तो इसका मतलब अगर आप इसमें एटम्स का ग्रुप देखेंगे तो उनमें आपको डाइपोल मूवमेंट मिलेगा। मगर एज अ होल जब आप सारों का सम अप देखोगे तो नेट देखोगे तो वो जीरो हो जाएगा। बात समझ आ गई? तो आप जब इसको एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं तो वो सारे अपने आप को अलाइन कर लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। जब आप बहुत तगड़ी किस्म की फील्ड लगाते हैं तो मैक्सिमम ये अपने आप को अलाइन कर लेते हैं, यानी उस वक्त मैक्सिमम बिहेवियर दे रहे होते हैं इसका, यानी मैक्सिमम अलाइनमेंट आ जाती है। जब जैसे आप मैग्नेटिक फील्ड हटाएंगे तो वो डाइपोल दोबारा रैंडम हो जाएंगे। अब इनके बीच में जो फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स एटम के बीच में, वो इतनी वीक होती है कि वो उस रैंडम जो आपके पास रैंडम हो रहे हैं, रैंडम दोबारा रैंडम बन रहे हैं, उसको रोक नहीं पाती, यानी वो रैंडम हो जाते हैं।
तो ये जो इफेक्ट है हम इस्तेमाल करते हैं कूलिंग प्रोसेस में, जिसे हम एडियाबैटिक डीमैग्नेटाइजेशन कहते हैं। तो एक तरह से एप्लीकेशन कह लें आप ये इस चीज की। अब अगली चीज जो हमने पढ़नी है वो है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। अब आप इन मटेरियल्स को ऐसे मानो कि इनके पास लार्ज परमेबिलिटी है, यानी इनमें से मैक्सिमम फ्लक्स पास हो जाता है मटेरियल में से, और आपके पास ये हाई डिग्री ऑफ मैग्नेटाइजेशन हासिल कर लेते हैं। ये जो सब्सटेंस है इनमें नॉर्थ साउथ डेवलप हो जाता है जब हम एक्सटर्नल फील्ड के अंदर इनको रखते हैं। तो इंड्यूस जो मैग्नेटाइजेशन है मगर वो प्रोपोर्शनल नहीं है मैग्नेटिक फोर्स के, मैग्नेटाइजिंग फोर्स के, मतलब कि बाहर से लगने वाली फोर्स अगर बढ़ रही होगी तो एक वक्त आएगा कि ये उसके लिहाज से नहीं बढ़ रहे होंगे, अगर वो कम हो रही होगी तो ये उसके लिहाज से कम भी नहीं हो रहे होंगे। तो ये इनकी खास खूबी होती है। तो ससेप्टेबिलिटी डिक्रीज करती है टेम्परेचर के बढ़ने से, तो एक क्रिटिकल टेम्परेचर तक, यानी इसमें आता है मामला, तो जो आपका फेरोमैग्नेटिज्म बिहेवियर है वो चेंज हो जाता है, खत्म हो जाता है, और वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर पे चला जाता है। ये जो अब वेरिएशन है आपके पास परमेबिलिटी में टेम्परेचर के साथ, इसको हम इस फिग में जैसे देख सकते हैं कि आपको इस एंड पे टेम्परेचर दिखाया गया है, इस एंड पे परमेबिलिटी दिखाई गई है। तो आप एक देखो एक मखसूस टेम्परेचर पे जाके सडन चेंज आया उसके अंदर, आप एक राइज देख रहे हैं उसमें। तो ये जो आप इसे हम क्यूरी पॉइंट कहते हैं, एक सर्टेन टेम्परेचर पे जहां पे मैक्सिमम होता है उसे क्यूरी टेम्परेचर कहते हैं, जिसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी सडनली वेरी कर रही है, आपके पास एक ड्रास्टिक चेंज आपको दिखाई दे रहा है जैसे यहाँ पे। ठीक होगी बात। तो ये वही जगह है जहां पे जैसे मैंने कहा फेरोमैग्नेटिज्म भी गायब हो जाता है और वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर पे चला जाता है। अच्छा, तो ये मटेरियल आपके पास मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स रखते हैं, इसे हिस्टैरिसीस कहते हैं। हिस्टैरिसीस आप कह लो कि एक बहुत अहम फिनोमेना है इंडस्ट्री के अंदर, जब हम मैग्नेटिक मटेरियल्स को मुख्तलिफ ट्रांसफार्मर बनाने के लिए मुख्तलिफ पर्पस के लिए यूज करते हैं। सादा लफ्जों में कह लो, हिस्टैरिसीस एक हमें वो चीज समझाता है कि मटेरियल को मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करने में कितनी एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। तो जितनी ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी किसी चीज को मैग्नेटाइज करने में, इसका मतलब उसकी डीमैग्नेटाइजेशन खत्म करने में उतनी ज्यादा लगेगी। तो ये वो चीज, ये वो पॉइंट है जो हमें आर्टिफिशियल मैग्नेट मटेरियल बनाने में हेल्प करता है। जैसे स्टील है, स्टील का स्टैटिस लूप बड़ा होता है, अगर वो मैग्नेट बन जाए, अव्वल तो मुश्किल से बनेगा, अगर आप बना लोगे तो उससे डीमैग्नेटाइजेशन, यानी उसको आसान नहीं होगा उसे डीमैग्नेटाइज करना। तो इसीलिए हम इंडस्ट्री में ऐसे मटेरियल यूज करते हैं जिनका स्टैटिस लूप ज्यादा होता है, स्टैटिस यानी एनर्जी रिक्वायर्ड ज्यादा होती है मैग्नेटाइज बनने में, आर्टिफिशियल मैग्नेट बनाने में हम इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक होगी बात। अब आपके पास है कैरेक्टरिस्टिक्स, हम बात करते हैं एंटी फेरो मैग्नेटिक मटीरियल्स की। अब आपके पास ये जनाब कैसे मटेरियल होते हैं, ये जब आप एक्सटर्नल फील्ड में रहते हैं तो ये एंटी पैरेलल अलाइन होते हैं एक दूसरे में, इनके जो मैग्नेटिक मूवमेंट होते हैं, और नेट फील्ड कितनी होती है, जीरो हो जाएगी। अंडरस्टूड सी बात है कि आपके मैग्नेटिक मूवमेंट एक दूसरे के अपोजिट है तो नेट जीरो हो गया। तो आपके पास एक सर्टेन टेम्परेचर से जब आप बिलो जाते हैं, जिसे हम नील टेम्परेचर कहते हैं, तो ये जो एंटी अलाइनमेंट है स्पिन की, इसके हम एक प्रॉपर्टी कहते हैं। तो आपके पास ये एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पैरामैग्नेटिक बन जाते हैं। बात समझ आई। तो आप क्यूरी टेम्परेचर से ऊपर या उसके करीब जाके फेरो बने थे पैरा, और ये नील से कम यानी इस टेम्परेचर से नीचे जाएंगे तो वो आपके ये जो एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स हैं वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेंगे। ये चीज समझनी है। तो ये आपके चंद एलिमेंट्स है, मैंगनीज है और आपके पास फेरस है, निकल ऑक्साइड्स वगैरह के अंदर ये प्रॉपर्टी शो होती है। अब अगला है फेरीमैग्नेटिक मटेरियल। ये स्पेशल केस है फेरोमैग्नेटिक का। क्यों? क्योंकि ये तमाम प्रॉपर्टीज फेरोमैग्नेटिक वाली रखता है, हाई परमेबिलिटी, हाई सैचुरेशन, मैग्नेटाइजेशन, हिस्टैरिसीस। अब ये एक और चीज भी बताता है, ये स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट भी इसके अंदर होती है, जो यानी क्रिस्टल के साथ अलाइन होती है। तो आपके पास हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन या आप स्पेशल डिवाइसेस के अंदर हम इनको इस्तेमाल करते हैं। आपके पास तमाम मैग्नेटिक मटेरियल जो होते हैं वो अलाइन नहीं होते, मगर उनमें से कुछ अपोजिट सिंथ में होते हैं, जिसकी वजह से नेट फाइनाइट मैग्नेटिक मूवमेंट बनता है। यानी कि आपके पास 100% अलाइनमेंट नहीं आएगी, कुछ फिर भी उसके अपोजिट होंगे। तो इसलिए वो एक मैक्सिमम जो अचीव होता है वो नहीं होता, नेट फाइनाइट मैग्नेटिक मूवमेंट इसके अंदर बन रहा होता है। तो ये जनाब हमारे आप पांचों आपने मैग्नेटिक मटेरियल देखे।
कल हम इसकी स्पेशल जो थ्योरीज है मैग्नेटिक मटेरियल्स के ऊपर वो वहां से यानी एक तरह से बेसिक अब क्वांटम इफेक्ट्स जो या इस कह लें कि बेसिक जो कंसेप्ट है मैथमेटिकल टूल है वो समझना शुरू करेंगे मटेरियल्स के ऊपर। तो ये ना हमारा आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट। ओके, अल्लाह हाफिज।